नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। जहां पर आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डीफनेस, या फिर जिसे हम बहरापन के नाम से जानते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसकी ईटियोलॉजी और कोजेज, इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और सबके लास्ट में हेल्थ एजुकेशन के बारे में। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखते हैं हम डीफनेस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। लॉस ऑफ हेयरिंग इन वन और बोथ ईयर्स, यानी कि जो व्यक्ति की सुनने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वह लॉस हो जाती है पेशेंट की और उसे सुनाई नहीं देता है एक या दोनों कानों से। यह जो डीफनेस होता है यह पार्शियल और टोटल हो सकता है, यानी कि पेशेंट को जो सुनने की क्षमता है वह एक ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है या दोनों ईयर्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये थी दोस्तों डेफिनेशन। और डीफनेस के अंदर पेशेंट इस तरह से सुनने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डीफनेस कि डीफनेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसमें पहला है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। It is due to a deficit in the conduction of sound from the external ear to the inner ear, यानी कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर जो पेशेंट की सुनने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। जो साउंड्स का कंडक्शन होता है, जो साउंड्स का संचरण होता है एक्सटर्नल ईयर से इनर ईयर की ओर, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है इस टाइप के हेयरिंग लॉस के अंदर। इसके बाद सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टिव डीफनेस। इट इज़ ड्यू टू ब्लॉकेज इनसाइड द एयर, जैसे कि एयरवैक्स और फोरिजन बॉडी के कारण, यानी कि जो एयर होता है उसके अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलता है, जो कि एयरवैक्स और फोरिजन बॉडीज़ के कारण कोज होता है, जिसके कारण पेशेंट को सुनाई नहीं देता है। अब देखते हैं थर्ड टाइप, एयर कंडक्शन हेयरिंग लॉस। लॉस ऑफ हेयरिंग थ्रू द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर्स, यानी एयर कंडक्शन हेयरिंग लॉस के अंदर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर वह एयर बैलेंस का काम करती है और उसमें किसी भी तरह की अल्टरेशन के कारण एयर प्रेशर का इम्बैलेंस होता है, जिस कारण से डीफनेस देखने को मिलती है, पेशेंट को सुनाई नहीं देता है। इसके बाद फोर्थ वन है बोन कंडक्शन हेयरिंग लॉस। लॉस ऑफ हेयरिंग थ्रू द इनर ईयर, यानी कि बोन कंडक्शन हेयरिंग लॉस के अंदर जो इनर ईयर होता है वह इन्वॉल्व होता है और इसके इम्पेयरमेंट के कारण हेयरिंग लॉस और डीफनेस दिखाई देता है पेशेंट के अंदर। इसके बाद देखते हैं अगला टाइप, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, यानी कि ए सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस दैट वेरीज विद टाइम, यानी कि जो फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होता है यह सेंसरी न्यूरल टाइप का हेयरिंग लॉस होता है। इसके अंदर जो सेंसरी न्यूरल पाथवे होता है, यानी कि जो वेस्टिबुलियो कोक्लियर क्रेनियल नर्व होती हैं, इसके अंदर डैमेज होने की कंडीशन में फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल एंड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस अकरिंग टुगेदर, यानी कि जो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है इसके अंदर सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस
दोनों साथ में देखने को मिलते हैं। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, लॉस ऑफ हेयरिंग इन्वॉल्विंग द कोक्लिया एंड हेयरिंग नर्व, यानी कि जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है इसके अंदर जो इनर ईयर होता है जिसमें कोक्लिया और वेस्टिब्यूल और क्रेनियल नर्व शामिल होती हैं, इसमें अल्टरेशन के कारण सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है। सडन हेयरिंग लॉस, ए सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस विद सडन ऑनसेट, यानी कि सडन हेयरिंग लॉस के अंदर जो क्रेनियल नर्व होती हैं, जो नर्व पेशेंट को सुनने में मदद करती हैं, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, उसमें सडन डैमेज होने के कारण हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों डीफनेस के कुछ टाइप्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी और कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या कारण होते हैं जिनसे यह बॉडी में देखने को मिलता है। सबसे पहला है कंजेनाइटल, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको एट बर्थ से ही डीफनेस हो, ऐसा जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है उसमें देखने को मिलता है। एक्सेसिव वैक्स अकुमुलेशन, यानी कि जो पेशेंट होता है उसके एयर के अंदर एक्सेस अमाउंट में वैक्स का अकुमुलेशन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, जिसके कारण पेशेंट को सुनाई नहीं देता है। इसके बाद है फॉरिजन बॉडीज़ और ट्यूमर इन एयर, पेशेंट की बॉडी के अंदर फॉरिजन बॉडी और ट्यूमर्स के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती हैं एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के मध्य बीच में, उसमें परफोरेशन हो जाता है, यानी कि वह रप्चर हो जाती है और जो प्रेशर मेंटेन करने का जो फंक्शन करती है उसमें अल्टरेशन देखने को मिलती है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, यानी कि जो मिडल ईयर का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है उस कंडीशन में भी डीफनेस देखने को मिलता है। ट्यूमर इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर इंजरी होने की कंडीशन में भी हो सकता है डीफनेस। वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पर वायरल इन्फेक्शन हो जाने पर भी कंजेनाइटल डीफनेस देखने को मिलता है, जैसे कि रूबेला। जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है वह एक इम्पोर्टेंट कारण बनता है डीफनेस का। और सिफिलिस, बॉम्ब ब्लास्ट एंड सडन लाउड साउंड नॉइज़, और बॉम्ब ब्लास्ट और सडन लाउड नॉइज़ की कंडीशन में भी डीफनेस देखने को मिलती हैं। सम ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स एग्जाम्पल क्विनिन और जेंटामाइसिन, कुछ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं जिनके कारण भी डीफनेस देखने को मिलती हैं। तो ये थी दोस्तों डीफनेस की ईटियोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। स्लोली डिक्रीज हेयरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो पेशेंट की सुनने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वह धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, स्लो हो जाती है। टिनाइटस, रिंगिंग सेंसेशन इन एयर, पेशेंट को रिंगिंग सेंसेशन होता है, फील होता है एयर्स के अंदर, यानी कि जो घंटियां बजने जैसा साउंड सुनाई देता है पेशेंट को। इन कंडक्टिंग डीफनेस, पेशेंट्स स्पीक स्लोली, और जो कंडक्टिव डीफनेस होता है इसके अंदर पेशेंट स्लो बोलता है, धीरे बोलता है, उसकी जो साउंड होती है उसकी टोन और पिच लो होती है। इन सेंसरी डीफनेस, और सेंसरी डीफनेस के अंदर पेशेंट्स स्पीक लाउडली, पेशेंट लाउडली बोलता है, उसकी जो टोन होती है और जो पिच होती है वह हाई होती है और लाउडली बोलता है पेशेंट। ओटालजिया, यानी कि पेशेंट के अंदर एयर पेन दिखाई देता है। ओटोरिया, एबनॉर्मल सिक्रीशन फ्रॉम द ईयर, पेशेंट के अंदर जो एयर होता है उसमें से एबनॉर्मल सिक्रीशन और डिस्चार्ज दिखाई देते हैं। लैक ऑफ एक्टिविटी,
पेशेंट की जो एक्टिविटी होती हैं वह कम हो जाती हैं। लॉस ऑफ फंक्शंस, पेशेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी कमी देखने को मिलती हैं। साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, पेशेंट के अंदर साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट दिखाई देता है। और डिफ़िकल्टी इन द लाइफ सर्वाइवल, और पेशेंट को लाइफ सर्वाइव करने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि जो एयर होता है वह दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट करता है, जिसमें पहला है हेयरिंग का यानी सुनने का, और दूसरा है बॉडी बैलेंस का, जो बॉडी को मूवमेंट के टाइम पर बैलेंस प्रोवाइड करता है। और उससे रिलेटेड भी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की डीफनेस के अंदर क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीफनेस, यानी कि जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं यानी ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन्स जो ईयर को डैमेज करती हैं उन्हें बंद करना होता है, जैसे कि एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की एंटीबायोटिक्स, माइक्रोलिड एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट सच हैज़ सिस्प्लेटिन, लूप डायोरेटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसे हम एनसेड्स के नाम से जानते हैं, क्विनिन एंटी मलेरियल ड्रग और एसिटामिनोफेन एनसेड्स। यह सब ड्रग्स ऑटोटॉक्सिक होती हैं जो कि एयर को डैमेज करती हैं और डीफनेस का कारण बनती हैं। इफ़ ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर वी शुड क्लीन बाय इरिगेशन विद सिरिंज और मशीन, यानी कि यदि जो एयर होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसे हम सिरिंज और मशीन के द्वारा इरिगेशन करते हैं, उसे क्लीन करते हैं और एयर की सफाई की जाती है। यूज़ हेयरिंग एड्स इन केस ऑफ डीफनेस, और जो डीफनेस होती है उस कंडीशन के अंदर हेयरिंग्स एड्स जो डिवाइस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है सुनने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें हैं इफ़ परफोरेशन ऑफ ईयर डर्म टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अकर्स द प्रोसीजर में बी डन टिम्पेनोप्लास्टी, यानी कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें परफोरेशन यानी रप्चर हो जाने के कारण जो डीफनेस होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी की जाती है, जिसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को फिर से रिपेयर किया जाता है। इससे पेशेंट को सुनाई देने लगता है और वह ठीक होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि डीफनेस की कंडीशन के अंदर क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है और नर्स के द्वारा क्या एजुकेशन दी जाती है पेशेंट को। टीचिंग पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर, पेशेंट को सेल्फ केयर के बारे में एजुकेट किया जाता है नर्स के द्वारा। एजुकेट पेशेंट एंड हिज फैमिली अबाउट डीफनेस, पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को डीफनेस के बारे में एजुकेट किया जाता है नर्स के द्वारा। एजुकेट अबाउट द डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट, पेशेंट को डिजीज़ के बारे में बताया जाता है और उसका मैनेजमेंट के बारे में समझाया जाता है। एजुकेट अबाउट द पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए एजुकेशन दी जाती है। एजुकेट अबाउट एयर केयर, पेशेंट को एयर की केयर के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एजुकेट अबाउट प्रॉपर केयर ऑफ हेयरिंग एड्स, और जो पेशेंट को हेयरिंग एड्स दिए जाते हैं यानी कि जो सुनने के लिए आवश्यक डिवाइस होते हैं उनकी केयर के लिए एजुकेशन दी जाती है। एजुकेट प्रॉपर यूज़ ऑफ हेयरिंग एड्स, जो हेयरिंग एड्स होते हैं उनके प्रॉपर यूज़ के बारे में एजुकेशन भी दी जाती है नर्स के द्वारा। तो ये थे दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट
इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कि पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है उस कंडीशन के अंदर नर्स के द्वारा क्या क्या एजुकेशन दी जाती है। इंस्ट्रक्ट द प्रॉपर यूज़ ऑफ हेयरिंग एड्स, जो हेयरिंग डिवाइस होते हैं उनके प्रॉपर यूज़ के बारे में बताया जाता है पेशेंट को। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग और टोबैको, पेशेंट को स्मोकिंग और टोबैको को अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइंग एनवायरनमेंट, और पेशेंट को कूल और नॉइसलेस यानी बिना शोर वाले एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए सजेशन दिए जाते हैं, एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशन अबाउट प्रॉपर केयर ऑफ सर्जिकल साइट, और जो सर्जरी की जाती है टिम्पेनोप्लास्टी, उसके अंदर सर्जिकल साइट की केयर के लिए पेशेंट को एजुकेशन दी जाती है। एजुकेट अबाउट वेल न्यूरिश्ड डाइट, पेशेंट को वेल न्यूरिश्ड डाइट लेने के लिए एजुकेशन दी जाती है। एजुकेट अबाउट रूटीनली असेसमेंट, और पेशेंट को रूटीनली असेसमेंट के बारे में बताया जाता है नर्स के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।